नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले जो कि आपका एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन आप लोग का 2024 से 28, तो इसके लिए जो यह वीडियो रहने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले जो कि आपका सेमेस्टर 3 जो कि सेशन था 2023 से 27, तो उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन थे एसी पेपर जो आपका इंग्लिश था, तो इसी का हम लोग आंसर के बारे में बात करेंगे और सभी क्वेश्चन को जो डिटेल में करने वाले, ताकि आप जो अच्छे से सभी क्वेश्चन को तैयार कर पाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद जो है और भी क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू के लिए, तो आप लोग जो फिलहाल जो है इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो एसी पेपर रहता है इसमें कि आपके जो फुल मार्क्स रहते हैं, यानी कि टोटल जो मार्क्स रहता है वो 50 नंबर का रहता है। और इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का होता है। और पासिंग मार्क्स की बात करें तो इसमें आपको 20 नंबर लाना होता है 50 नंबर में से। अगर क्रेडिट की बात करें तो इसमें आपके जो है 2 क्रेडिट होंगे, क्योंकि एक क्रेडिट जो होता है वो 25 नंबर का होता है। तो ये चीज़ आ गया पूरी चीज़ इंस्ट्रक्शन के बारे में, ये चीज़ें कि क्वेश्चन के कितने मार्क्स रहते हैं, कितना पासिंग मार्क्स रहता है, तो ये सभी चीज़ें मैंने बता दिया। अब जो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन जो आपका पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इसेंशियल इन ए गुड पैराग्राफ, यानी कि एक अच्छे पैराग्राफ के लिए जो कौन सा चीज़ें जो आवश्यक है। रैंडम आइडियाज़, यानी कि कोई भी रैंडम आइडियाज़, या फिर यूनिटी, ऑप्शन सी आपका फ्लैशबैक्स, और ऑप्शन डी आपका डायलॉग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिटी। तो यूनिटी जो है आपके गुड पैराग्राफ के लिए जो आवश्यक होता है। यूनिटी का जो मतलब होता है कि पैराग्राफ के जो सभी सेंटेंस जो होते हैं वो एक ही मेन आइडिया पे, एक ही कॉन्सेप्ट पर जो आधारित होते हैं, केंद्रित होते हैं। और हर जो सपोर्टिंग सेंटेंस हो चाहे टॉपिक सेंटेंस से संबंधित होना चाहिए, तो यही चीज़ आपका यूनिटी होता है। और ये जो गुड पैराग्राफ के लिए जो एसेंशियल होता है, जरूरी होता है। तो ये था 1 का बी नंबर आंसर आपका। और मैं जो आंसर बता रहा हूँ वो सभी अच्छे से आप लोग तैयार कीजिएगा। हो सकता है कि इस क्वेश्चन पेपर में हो सकते कुछ क्वेश्चन जो है गलत भी ठीक हुए, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इन आंसर को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, ए पैराग्राफ शुड जनरली डेवलप। तो ए पैराग्राफ शुड जनरली डेवलप, यानी कि एक पैराग्राफ जो होता है सामान्यतः जो किसका विकास करता है, किसको डेवलप करता है। मल्टीपल अनरिलेटेड थीम्स, अलग अलग अनरिलेटेड थीम्स को जो ये डेवलप करता है। वन मैन आइडिया, सिर्फ एक मैन आइडिया को डेवलप करता है। ऑप्शन सी आपका कैरेक्टर्स एंड प्लॉट को डेवलप करता है। ऑप्शन डी आपका ओनली एग्जाम्पल्स, केवल जो है उदाहरणों को जो है डेवलप करता है। तो एक अच्छा जो पैराग्राफ होता है वो जो हमेशा जो होता है एक मैन आइडिया को जो डेवलप करता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन मैन आइडिया। तो एक मैन आइडिया को जो है डेवलप करता है पैराग्राफ, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूसेस द मैन आइडिया ऑफ ए पैराग्राफ इज ए कॉल्ड। तो पैराग्राफ के जो मुख्य विचार को प्रस्तुत करने वाला जो वाक्य क्या कहलाता है, जो सेंटेंस जो पैराग्राफ के इंट्रोड्यूस करता है मैन आइडिया को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। कंक्लूडिंग सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस, ट्रांजिशनल सेंटेंस, या फिर सपोर्टिंग सेंटेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टॉपिक सेंटेंस। जो टॉपिक सेंटेंस होता है ये जो मैन आइडिया जो है इंट्रोड्यूस करता है किसी भी पैराग्राफ का। टॉपिक सेंटेंस होता है कि वह सेंटेंस होता है जो पैराग्राफ के मैन आइडिया को जो है प्रस्तुत करता है। और यह जो सामान्यतः जो होता है कि यह पैराग्राफ के शुरुआत में ही आता है, यानी कि स्टार्टिंग में ही आता है पैराग्राफ के। और इसके बाद जो आने वाले जो सपोर्टिंग सेंटेंस जो है उसी विचार से उसी विचार को विस्तार से समझाते हैं। यानी कि कोई भी पैराग्राफ शुरू हो रहा है तो शुरू में जो है वो मतलब टॉपिक सेंटेंस जो आता है ये मैन आइडिया को क्लियर कर देता है, बाद में जो उसी के रिलेटेड आपको पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। तो यही जो आपका है टॉपिक सेंटेंस होता है, जो कि किसी भी मैन आइडिया को इंट्रोड्यूस कर देता है किसी भी पैराग्राफ को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ए पैराग्राफ अचीव्स कोहेरेंस मेनली थ्रू। तो पैराग्राफ में जो कोहेरेंस जो होता है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा प्राप्त होता है, किनके द्वारा जो है अचीव होता है। तो ऑप्शन ए आपका है करेक्ट स्पेलिंग, ऑप्शन बी आपका द नंबर ऑफ सेंटेंसेस, ऑप्शन सी आपका है लॉजिकल कनेक्शन, और ऑप्शन डी आपका जो है यूज ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉजिकल कनेक्शंस, यानी कि कोहेरेंस का जो अर्थ है, कोहेरेंस का जो मतलब है कि पैराग्राफ के जो भी सभी विचार होते हैं वो लॉजिकल कनेक्शन के साथ जुड़े हो, यानी कि तार्किक तौर पे जो जुड़े हुए, यानी कि उचित क्रम में हो, सही ट्रांसिशंस हो, और जो है आपका जो स्पष्ट हो कि संबंध पैराग्राफ को पढ़ने एवं समझने में जो आसान हो सके। तो ये इसलिए आप जो है लॉजिकल कनेक्शन जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी पैराग्राफ को कोहेरेंस के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो टिक लगा हुआ है तो ऑप्शन बी आपका टिक लगा हुआ है, यहाँ पर डॉट है, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी लॉजिकल कनेक्शंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सपोर्टिंग सेंटेंसेस प्रोवाइड। तो सपोर्टिंग सेंटेंस जो होते हैं वो क्या प्रदान करते हैं, क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है? एग्जाम्पल्स, डिटेल्स, एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं वो एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं, डिटेल्स को प्रोवाइड करते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन को प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन बी है आपका ओनली कोटेशंस, ऑप्शन सी आपका टाइटल ऑफ द पैराग्राफ और ऑप्शन डी आपका इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो सपोर्टिंग जो सेंटेंस होते हैं ये जो हमेशा जो आपका जो है एग्जाम्पल हो, डिटेल्स हो, एक्सप्लेनेशन हो, इन्हें जो प्रोवाइड करती है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सपोर्टिंग जो सेंटेंस जो है मेन आइडिया को मजबूत करने के लिए जो है एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण, डिटेल यानी कि और विस्तार से, और एक्सप्लेनेशन उसको व्याख्या करके बताते हैं। यही जो आपका सपोर्टिंग सेंटेंस प्रोवाइड करता है, एग्जाम्पल्स, डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ए स्टोरी मस्ट हैव। तो एक कहानी जो स्टोरी में जो क्या होना आवश्यक है, क्या होना जो जरूरी है? रेफरेंसेस, कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्लॉट, ऑप्शन सी आपका फुट नोट्स और ऑप्शन डी आपका बायोबियोग्राफी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी स्टोरी हो उसमें कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्लॉट जो होना आवश्यक है। हर स्टोरी के जो 3 मुख्य एलिमेंट होते हैं, 3 मुख्य तत्व होते हैं, कैरेक्टर्स हो गया आपका, सेटिंग और प्लॉट्स। और कैरेक्टर जो होते हैं वो कहानी के पात्र होते हैं, यानी कि कौन कौन से किरदार है उस कहानी में। और सेटिंग जो होता है कि समय और स्थान को बताती है, यानी कि कौन से समय में क्या क्या चीज़ें घटना हुई, तो वही चीज़ें किसी भी स्टोरी में बताती है। और प्लॉट की बात करें तो प्लॉट जो होता है कि घटनाओं का क्रम होता है, यानी कि एक घटना से दूसरा घटना किस प्रकार जुड़े हुए आपस में। तो यही चीज़ें जो स्टोरी में होना आवश्यक है, कैरेक्टर्स, सेटिंग और प्लॉट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द ओपनिंग ऑफ ए स्टोरी शुड जनरली। द ओपनिंग ऑफ स्टोरी शुड जनरली, यानी कि एक स्टोरी की जो शुरुआत होनी चाहिए सामान्यतः जो कैसी होनी चाहिए, किस तरह से जो एक स्टोरी जो है शुरू होना चाहिए? कन्फ्यूज द रीडर, यानी कि जो स्टोरी को पढ़ रहा है उसे कन्फ्यूज कर देना, उसे भ्रम में डाल देना। या फिर ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन बी आपका इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन, यानी कि जो भी उसमें कैरेक्टर्स है स्टोरी में और सिचुएशंस है उनको इंट्रोड्यूस करना, उनका परिचय देना। ऑप्शन सी है आपका गिव द कंक्लूजन, कंक्लूजन को दे देना। यहाँ पर ओपनिंग पूछा है तो ओपनिंग में आप जो कंक्लूजन नहीं दे सकते। कंक्लूजन मतलब कि निष्कर्ष, यानी कि कहानी, कंक्लूजन जो आता है वो कहानी के लास्ट में आता है किसी भी स्टोरी के। ऑप्शन डी आपका कंटेंट ओनली डायलॉग्स, कंटेंट ओनली डायलॉग्स, यानी कि जो भी डायलॉग्स है उन्हें कंटेंट करना शुरू में, डायलॉग के साथ जो स्टार्ट करना कहानी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टोरी जो भी आप ओपनिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो ये इंट्रोड्यूस करेंगे कैरेक्टर को और इस सिचुएशन को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो स्टोरी का ओपनिंग में यानी कि शुरुआत में जो है कैरेक्टर्स और सिचुएशन का जो परिचय दिया जाता है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, द कन्फ्लिक्ट इन ए स्टोरी लीड्स टू, यानी कि द कन्फ्लिक्ट्स इन ए स्टोरी लीड्स टू, यानी कि कहानी में जो कन्फ्लिक्ट जो है किसकी ओर ले जाता है, ये कन्फ्लिक्ट जो होता है किसकी तरफ ले जाता है? द क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स की तरफ, द सेटिंग, सेटिंग की तरफ, या फिर द टाइटल, टाइटल की तरफ, और द मोरल, या फिर द मोरल की तरफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स की तरफ जो ये कन्फ्लिक्ट ले जाता है किसी भी स्टोरी का। क्लाइमैक्स जो होता है कहानी का जो मुख्य समस्या, जो भी उसमें समस्या हो, प्रॉब्लम हो या फिर संघर्ष हो, उन ये चीज़ होता है क्लाइमैक्स। और यही जो संघर्ष धीरे धीरे करके जो बढ़कर जो क्लाइमैक्स तक पहुँचाता है, यानी कि धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट जगा देता है कोई भी स्टोरी में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द क्लाइमैक्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए वेल रिटन स्टोरी शुड एंड विथ, यानी कि एक अच्छी स्टोरी का अंत जो है किस प्रकार होना चाहिए? एक अच्छी लिखी स्टोरी जो होगी उसे किस तरह हम लोग जो है ख़त्म करेंगे? ए समरी, एक सारांश के साथ, ए ट्विस्ट और रिजोल्यूशन के साथ, एक ट्विस्ट के साथ ख़त्म करेंगे, या फिर ऑप्शन सी आपका ए न्यू बिगिनिंग, और ऑप्शन डी आपका रैंडम इवेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ट्विस्ट और रिजोल्यूशन के साथ जो एक अच्छी लिखी स्टोरी को हम लोग ख़त्म करेंगे। एक अच्छी स्टोरी का अंत जो करना होता है, समाधान जो करना होता है, या फिर ट्विस्ट के साथ होना चाहिए। तो यही आपका जो वेल रिटन स्टोरी होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, द मोरल ऑफ ए स्टोरी इज यूजुअली फाउंड। तो कहानी की जो मोरल जो है तो सामान्यतः कहाँ दी जाती है, यानी कि कहानी का कुछ भी सीख होता है तो उसे हम लोग कहाँ पर मेंशन करते हैं, कहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं? तो आप लोगों को पता है, पहले भी आप लोगों ने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, तो लास्ट में जो कहानी की सीख दी जाती है, मोरल सीख दी जाती है कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। तो ऑप्शन है आपका इन द मिडल, यानी कि
किसी भी कहानी के बीच में, ऑप्शन बी आपका एट द बिगिनिंग, कहानी के शुरुआत में हम मोरल को ऐड कर देंगे, या फिर ऑप्शन सी आपका एट द एंड यानी कि लास्ट में, और आपका ऑप्शन डी नंबर है नो वेयर यानी कि कहीं पर भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि एट द बिगिनिंग आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहानी का जो एट द बिगिनिंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर जाएगा एट द एंड, यानी कि थोड़ा सा जो मिस्टेक हो गया बोलने में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट द एंड। तो कहानी के जो लास्ट में जो है मोरल को ऐड करते हैं किसी भी स्टोरी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट द एंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ ए प्रोवर्ब मीन्स, यानी कि किसी भी वर्ब का जो एक्सपेंशन क्या कहलाता है, किसी भी प्रोवर्ब का एक्सपेंशन करने का क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है। राइटिंग इट्स मीनिंग इन डिटेल, यानी कि उसके मीनिंग को डिटेल में लिखना। ऑप्शन बी आपका चेंजिंग इट इनटू ए स्टोरी ओनली, यानी कि जो स्टोरी में बदल देना, या फिर ऑप्शन सी आपका है ट्रांसलेटिंग इट, इसको जो ट्रांसलेट कर देना, या फिर ऑप्शन डी आपका शॉर्टनिंग इट, यानी कि उसे जो है छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ प्रोवर्ब का जो मतलब है कि वो किसी भी मीनिंग को डिटेल में लिखना और विस्तार से अच्छे से समझने के लिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइटिंग इट्स मीनिंग इन डिटेल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया रिक्वायर्स। तो किसी आइडिया के एक्सपेंशन के लिए क्या आवश्यक है, कौन सी चीज़ें जो जरूरत मतलब कि आवश्यक है। आर्गूमेंट होना चाहिए किसी भी आइडिया को एक्सपेंशन के लिए, या फिर एलोबरेशन विथ एग्जांपल्स इसकी रिक्वायर है, या फिर जो है ओनली डेफिनेशन सिर्फ डेफिनेशन, या फिर ओनली कोटेशन सिर्फ जो है कोटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एलोबरेशन विथ एग्जांपल्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया रिक्वायर्स एलोबरेशन विथ एग्जांपल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया में जो है मुख्य विचार को जो है एलोबरेशन के साथ जो है समझाया जाता है। इसके लिए जो आप एग्जाम्पल्स हो, डिटेल हो, और जो एक्सप्लेनेशन को प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो भी रीडर हो तो उनके अच्छी तरह से विचार को समझ में आ पाए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9 टीचेस। तो टू डिले वर्क, टू अवॉइड हेल्प, टू टेक टाइमली एक्शन, टू इग्नोर मिस्टेक्स। तो ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9 जो कहावत है ये क्या सिखाती है, जो कहावत ये हमें क्या सिखाती है। किसी भी काम को डिले कर देना, लेट कर देना, किसी भी मदद को अवॉइड कर देना, इग्नोर कर देना, या फिर टू टेक टाइमली एक्शन यानी किसी भी काम को टाइमली एक्शन लेना तुरंत, या फिर टू इग्नोर मिस्टेक्स यानी कि गलतियों को जो इग्नोर कर देना। तो ये जो हमें सिखाती है ये जो कथन है आपका ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो इसका जो प्रोवर्ब का अर्थ है कि किसी समस्या का जो समाधान समय पर करना चाहिए, टाइमली पे होना चाहिए, टाइमली एक्शन लेना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू टेक टाइमली एक्शन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9 का जो ये हमें सिखाता है टू टेक टाइमली एक्शन, किसी भी काम को टाइमली यानी कि एक्शन लेना। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सपेंशन राइटिंग शुड स्टार्ट विथ, यानी कि जो एक्सपेंशन राइटिंग है इसकी शुरुआत किस तरह होनी चाहिए, इसकी शुरुआत जो किससे होना चाहिए। एक जोक के साथ, एक मजाक के साथ, एक जनरल इंट्रोडक्शन एक सामान्य परिचय के साथ, ऑप्शन सी आपका एक कंक्लूजन एक निष्कर्ष के साथ, या फिर ऑप्शन डी है आपका ए डायलॉग एक डायलॉग के साथ। तो यहाँ पर समझे कि पहले तो एक्सपेंशन राइटिंग जो हम जोक के साथ स्टार्ट कर ही नहीं सकते, मजाक के साथ, और कंक्लूजन जो होता है वो कहानी के जो लास्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, कंक्लूजन को जो लास्ट में जोड़ा जाता है किसी भी राइटिंग में, ठीक है। तो इसका जो हम लोग शुरुआत करेंगे एक समान परिचय के साथ ही शुरुआत करेंगे एक्सपेंशन राइटिंग का, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जनरल इंट्रोडक्शन। तो एक्सपेंशन राइटिंग की शुरुआत जो होगी एक जनरल इंट्रोडक्शन के साथ की जाएगी, और इससे जो है जो भी उसमें विषय, जो भी उसमें टॉपिक है, ताकि जो रीडर हो उसका उस राइटिंग में जो भी एक्सपेंशन में राइटिंग में लिखा हुआ है, तो ताकि जो रीडर को मेन आइडिया का पता चल सके। तो यही चीज़ें होगा, यानी कि पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग एक्सपेंशन राइटिंग को स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 इन एक्सपेंशन राइटिंग द फाइनल पार्ट शुड प्रेजेंट। तो एक्सपेंशन राइटिंग में जो अंतिम भाग में क्या प्रस्तुत होना चाहिए, जो लास्ट पार्ट होगा, तो उसमें हम लोग फाइनल पार्ट में क्या चीज़ें जो जोड़ना जरूरी होगा, यानी कि इसे हम लोग आवश्यक होगा जोड़ने के लिए। कन्फ्यूजन यानी कि कन्फ्यूजन जोड़ देंगे उसमें, पर्सनल ओपिनियन अपनी राय उसमें जोड़ देंगे, या फिर ऑप्शन सी आपका इरेलेवेंट डिटेल्स यानी कि उस टॉपिक से इरेलेवेंट यानी कि उस टॉपिक से संबंधित जो ना हो उनके डिटेल्स को ऐड कर देंगे, या फिर ऑप्शन डी आपका ग्रामर रूल्स यानी कि ग्रामर के रूल्स को ऐड कर देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पर्सनल ओपिनियन को ऐड करेंगे हम लोग फाइनल पार्ट में। यानी कि एक्सपेंशन राइटिंग में जो अंत जो विषय होता है वो कंक्लूजन
कंक्लूजन या फिर जो है पर्सनल ओपिनियन प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि आप जो है कंक्लूजन तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो अगर कंक्लूजन रहता तो उसका भी आप आंसर दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन है तो इसको भी हम लोग टिक कर सकते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपनी राय उसमें आप जोड़ेंगे फाइनल पार्ट में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पैराफ्रेजिंग मीन्स, यानी कि पैराफ्रेजिंग का जो है क्या अर्थ है, पैराफ्रेजिंग का क्या अर्थ मतलब है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइटिंग द अपोजिट मीनिंग, यानी कि पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या है कि अपोजिट मीनिंग को लिखना, यानी कि एक दूसरे के उल्टे शब्द को लिखना। ऑप्शन बी आपका चेंजिंग वर्ड्स वाइल कीपिंग द मीनिंग सेम, यानी कि वर्ड को बदल देना लेकिन मीनिंग जो आपका उसको सेम रखना। ऑप्शन सी आपका कॉपिंग द टेक्स्ट एग्जैक्टली, जो भी टेक्स्ट है उसको एग्जैक्ट लिख देना। या फिर ऑप्शन डी आपका राइटिंग इन अनदर लैंग्वेज, यानी कि किसी अदर लैंग्वेज में लिख देना। तो पैराफ्रेजिंग का जो अर्थ होता है कि उसी टेक्स्ट को जो है मतलब कि टेक्स्ट यानी कि जो भी वर्ड है उनके वर्ड को चेंज कर देना, लेकिन जो उनका मीनिंग जो होना चाहिए वो सेम रहना चाहिए। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेंजिंग वर्ड्स वाइल कीपिंग द मीनिंग सेम, यानी कि वर्ड बदल जाएंगे लेकिन जो मीनिंग उनका होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यही जो आपका पैराफ्रेजिंग होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है ए गुड पैराफ्रेज अवॉइड्स, तो जो एक अच्छा पैराफ्रेज होता है वो किससे बचता है, किसे जो इग्नोर करता है। यूजिंग सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का यूज करता है। ऑप्शन बी आपका चेंजिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करता है। या फिर ऑप्शन सी आपका पैलगरिज्म, या फिर ऑप्शन डी आपका अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेगरिज्म आपका करेक्ट आंसर होगा। तो एक अच्छा जो पैराफ्रेज होता है ये हमेशा जो पैलग्रिम से बचता है, इसे जो अवॉइड करता है। इसमें जो होता है कि वो ओरिजिनल टेक्स्ट की नकल नहीं की जाती, बल्कि जो अपने शब्दों में वही मीनिंग को लिखा जाता है और जो जिसका अर्थ जो मीनिंग होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वाइल पैराफ्रेजिंग वन शुड, यानी कि जब भी आप पैराफ्रेजिंग करते समय क्या करना चाहिए। ऐड पर्सनल ओपिनियन, अपना पर्सनल ओपिनियन को ऐड करेंगे। ऑप्शन बी आपका है कीप ओरिजिनल मीनिंग, ओरिजिनल मीनिंग को सेम रहने देंगे, पहले जो मीनिंग था उस चीज़ का वही चीज़ रहने देंगे उस पैराग्राफ का। या फिर ऑप्शन सी आपका चेंज द आइडिया, आइडिया को ही चेंज कर देंगे। या फिर ऑप्शन डी आपका जो है डिलीट की पॉइंट्स, या फिर की पॉइंट्स को जो आप डिलीट कर देंगे, की पॉइंट्स को आप हटा देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आप पैराफ्रेजिंग करेंगे तो उसका मीनिंग जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तो कीप ओरिजिनल मीनिंग, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो पैराफ्रेज में होता है वर्ड आप बदल सकते हैं लेकिन जो मीनिंग जो होना चाहिए वो सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पैराफ्रेजिंग इम्प्रूव्स, तो यानी कि पैराफ्रेजिंग जो किसे इम्प्रूव करता है, किसमें जो है सुधार करता है। मेमोराइजेशन में। ऑप्शन बी आपका क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग में इंप्रूव करता है। या फिर ऑप्शन सी आपका ग्रामर ओनली, सिर्फ जो व्याकरण को इंप्रूव करता है। या फिर ऑप्शन डी आपका पंक्चुएशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लैरिटी और जो अंडरस्टैंडिंग को जो इंप्रूव करता है। तो पैराफ्रेजिंग से जो किसी टेक्स्ट की क्लैरिटी, यानी कि कोई भी टेक्स्ट है तो उनकी क्लैरिटी और जो है अंडरस्टैंडिंग जो बेहतर होती है। अपने शब्दों में लिखने से विषय को जो है गहराई से समझा जा सकता है और समझने में जो है मदद मिलती है। और पैराफ्रेजिंग का मतलब ये होता है कि आप जो वर्ड को अलग अलग बदले लेकिन जो है मीनिंग जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, जो पहले मीनिंग था बाद में भी वही मीनिंग होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच टूल इज यूजफुल पैराफ्रेजिंग, तो कौन सा टूल है जो यूजफुल है पैराफ्रेजिंग के लिए। पैराफ्रेजिंग के लिए जो कौन सा टूल जो है उपयोगी है, डिक्शनरी, कैलकुलेटर, स्टॉप वॉच या फिर माइक्रोस्कोप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिक्शनरी। क्योंकि डिक्शनरी में जो है एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग, मतलब कि अलग अलग मीनिंग के जो अलग अलग वर्ड होते हैं, यानी कि एक ही मीनिंग के अलग अलग वर्ड होते हैं, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो डिक्शनरी जो होता है पैराफ्रेजिंग के लिए जो सबसे उपयोगी टूल है, सबसे उपयोगी टूल इसलिए कि इसमें जो होते हैं सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स मतलब कि मीनिंग सेम वाले वर्ड, ठीक है। तो यही चीज़ होगा जिससे कि सही वर्ड मीनिंग और जो है उपयुक्त वोकैबुलरी मिलती है। और इससे जो है बिना ओरिजिनल मीनिंग बदले, यानी कि जो भी उनका मीनिंग है उसको बिना बदले जो आप जो है वर्ड चेंज कर सकते हैं, यानी कि शब्दों का जो अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। और पैराफ्रेजिंग में आप लोग जान ही रहे, बहुत क्वेश्चन आ गए पैराफ्रेजिंग से। यानी कि पैराफ्रेजिंग का मतलब है कि आप जो है वर्ड को बदल दें लेकिन मीनिंग को सेम रखें, जो पहले मीनिंग था वो भी बाद में होना चाहिए पैराफ्रेज के बाद भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एन इज जनरली कंपोज्ड ऑफ, तो एक जो ऐसे होता है सामान्यतः किन भागों से मिलकर बना होता है, किन पार्टों से, किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए आपका वन पैराग्राफ, केवल एक पैराग्राफ से बना होता है। ऑप्शन बी आपका इंट्रोडक्शन,
बॉडी कंक्लूजन या फिर जो इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन से बना होता है, या फिर ऑप्शन सी आपका पोएट्री लाइन्स केवल जो कविता की लाइनों से बना होता है, या फिर ऑप्शन डी आपका ओनली एग्जाम्पल्स या फिर केवल जो उदाहरणों से बना होता है। तो एक ऐसे होता है, यानी कि कोई भी ऐसे अगर आपसे किसी भी चीज़ पे ऐसे लिखने के लिए बोल दिया जाए, जैसे कि आप लिखना चाहें माई हॉबी पे अगर आप एक ऐसे लिखना चाहेंगे, तो इनमें आप जो 3 चीज़ें मेंशन करेंगे। सबसे पहले आप जो इंट्रोडक्शन ऐड करेंगे, फिर आपका होगा बॉडी वाला पार्ट जिसमें कि आप बताएंगे कौन कौन सी आपकी हॉबी है। पहले इंट्रोडक्शन आप अपने हॉबी के बारे में परिचय देंगे, फिर आप बॉडी में सारा चीज़ें डिटेल में लिखेंगे, इसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे कंक्लूजन। तो ये चीज़ें आपका जो 3 कंपोनेंट ये कंपोज्ड होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का कोई भी आपका जो ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ये चीज़ें तीनों का जो कंपोज्ड होता है ऐसे, तो ये इन चीज़ों का जनरली कंपोज्ड होता है ऐसे के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन चीज़ें ये जो कंपोनेंट होते हैं ऐसे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे शुड इंक्लूड, जो एक एसे का जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका जो है ए थेसिस स्टेटमेंट। ऑप्शन सी आपका है द कंक्लूजन, या फिर ऑप्शन डी आपका द बायोग्राफी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए थेसिस स्टेटमेंट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे का जो इंट्रोडक्शन में होना चाहिए वो थेसिस स्टेटमेंट या फिर जो मेन आइडिया प्रस्तुत किया जाता है। इससे जो होता है कि पाठक को जो ऐसे जो है उसको उसके उद्देश्य और जो विषय को जो स्पष्ट जानकारी मिलती है, यानी कि उस ऐसे में, यानी कि उस निबंध में क्या चीज़ें दी गई, और बाद में जो इसे एक्सप्लेनेशन के साथ जो बॉडी में जोड़ दिया जाता है। यानी कि जैसा कि हम लोगों ने बताया कि ऐसे में जो होता है पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी आपका जो होता है, उसके बाद जो आता है आपका कंक्लूजन होता है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, और इंट्रोडक्शन होना चाहिए थेसिस स्टेटमेंट के साथ शुरू होना चाहिए, बाद में जो और भी चीज़ अगर ऐड करनी हो तो आप बॉडी के पार्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 23 है, ए गुड एसे मस्ट मेंटेन। तो एक अच्छे ऐसे में क्या बनाए रखना आवश्यक है, किसे मेंटेन करना आवश्यक है। ऑप्शन ए आपका यूनिटी एंड कोहेरेंस, यूनिटी और कोहेरेंस को मेंटेन करना जरूरी है। ऑप्शन बी आपका मिक्स्ड लैंग्वेज, यानी कि मिश्रित लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे, या फिर ऑप्शन सी आपका इररिलेवेंट पॉइंट्स का आप जो है मेंटेन करेंगे, या फिर ऑप्शन डी आपका वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस ओनली, यानी कि बहुत छोटे सेंटेंस को आप लोग मेंटेन करके रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिटी एंड कोहेरेंस। तो एक गुड ऐसे जो होगा वो हमेशा मेंटेन करके रखेगा यूनिटी और जो कोहेरेंस को, और एक अच्छे ऐसे में जो है यूनिटी और कोहेरेंस होना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। सभी पैराग्राफ जो होते हैं वो एक ही मेन आइडिया से जुड़े होने चाहिए, और जो विचार है उनके वो भी आपके लॉजिकल ऑर्डर में ऐड होने चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर में जो प्रेजेंट होने चाहिए। इससे जो होगा जो भी इसे है वो स्पष्ट और जो प्रभावशाली बनेगा, इफेक्टिव बनेगा, तभी आप जो उस ऐसे को अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक अच्छा ऐसे जो होगा वो मेंटेन करेगा यूनिटी और कोहेरेंस को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 24 है, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एन एसे इज द। तो लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है किसी भी एसे का, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि एसे को जो सबसे पहले कोई भी एसे आप लिखेंगे, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन को ऐड करेंगे, फिर इसके बाद जो भी चीज़ें डिटेल में लिखनी है, जितना विस्तार में लिखना है, आप बॉडी वाले पार्ट में लिखेंगे, और लास्ट में जो आपका कंक्लूजन दिया जाता है, यानी कि लास्ट में आप निष्कर्ष देंगे। तो सबसे जो लंबा पार्ट होगा, लेंथी पार्ट होगा, लॉन्गेस्ट जो पार्ट होगा बॉडी आपका होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कंक्लूजन शुड। तो कंक्लूजन जो होना चाहिए वो किस तरह होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जिसको हम लोग लास्ट में इंक्लूड करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज, नए आइडिया को आप परिचय देंगे, नए आइडिया को आप इंट्रोड्यूस कराएंगे। या फिर ऑप्शन बी आपका समराइज मेन पॉइंट, जो भी मुख्य पॉइंट थे, मुख्य बिंदुए थे कोई भी ऐसे, या फिर तो इसमें जो है आप समराइज कराएंगे। ऑप्शन सी आपका रिपीट द इंट्रोडक्शन, या फिर जो इंट्रोडक्शन है उसे फिर से आप दोबारा से रिपीट कर देंगे। या फिर ऑप्शन डी आपका एक्सप्लेन ग्रामर रूल्स, यानी कि ग्रामर रूल्स को जो आप एक्सप्लेन करेंगे। तो कंक्लूजन जो होना चाहिए वो होना चाहिए समराइज मेन पॉइंट्स, यानी कि जो भी मुख्य बिंदुए थे उस ऐसे में या फिर किसी भी पैराग्राफ में उसे हम लोग समराइज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य बिंदुओं को समराइज करके आप सारांश के रूप में प्रस्तुत करेंगे, तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंक्लूजन जो होना चाहिए वो समराइज मेन पॉइंट्स होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 26 है,
द बकेट ऑफ रोजेज डैश ब्यूटीफुल। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आपको फिल करना है कि इसमें क्या भराएगा। द बकेट ऑफ रोजेज में आप क्या भरेंगे, यहाँ पर खाली जो जगह है आर का इस्तेमाल होगा, वेयर इज बी, तो इसमें बताना है कौन सा इस्तेमाल होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज, यानी कि यहाँ पर जो फिल होगा इज फिल होगा आई एस, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है द बकेट है, यानी कि इसका जो सब्जेक्ट है ये द बकेट है, जो कि आपका जो सिंगुलर नाउन है। कौन सा नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है। और जो ऑफ रोजेज है, यानी कि ऑफ रोजेज जो ये जो अन्य जानकारी दे रहा है, इसमें अन्य जानकारी देता है जो कि सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए जो है ये सिंगुलर वर्ब है, यानी कि द बकेट जो है आपका सिंगुलर नाउन है, इसलिए सिंगुलर वर्ब हो गया, इसलिए यहाँ पर जो इज का इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज। तो ये पूरा लाइन जो बनेगा द बकेट ऑफ रोजेज इज ब्यूटीफुल, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नीदर ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट, यानी कि नीदर ऑफ द बॉयज प्रेजेंट, नीदर ऑफ प्रेजेंट मतलब नीदर ऑफ द बॉयज प्रेजेंट में जो कौन सा वर्ब होगा, यानी कि आर होगा, वेयर होगा, इज होगा या फिर बी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज, यानी कि यहाँ पर भी आपका इज ही फील होंगे। नेदर जो हमेशा जो होता है, नेदर जो होता है हमेशा ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और इसलिए इसके साथ जो सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है। तो नीदर जब भी आ जाए तो इसका इस्तेमाल होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 10 किलोमीटर्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर जो एक लंबी दूरी है, तो इसमें आप क्या फिल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे, वेयर इज या फिर हैव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें भी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इज। तो यहाँ पर भी आपका इज फिल होगा। इज क्यों फिल होगा, जो 10 किलो जब भी आपका डिस्टेंस हो या फिर समय हो या फिर मनी हो या फिर वजन हो, यानी कि डिस्टेंस, टाइम, मनी, वेट हो, तो ये सभी जो एक सिंगल यूनिट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, एक सिंगल यूनिट में प्रयोग किए जाते हैं, तब जो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो सिंगुलर वर्ब आपका इज का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है आपका 10 किलोमीटर से, तो ये आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस है, यानी कि ये डिस्टेंस है, तो इसलिए हम लोग इसे जो सिंगुलर काउंट करेंगे, इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इज। तो ये आपका फाइनल जो सेंटेंस बनेगा द किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इज का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द कमिटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। द कमिटी जो है इसमें आपको बताना है कौन सा फिल होगा, फिर से ये खाली जगह वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका आर, ऑप्शन बी आपका इज है, ऑप्शन सी आपका हैज और ऑप्शन डी जो आपका है वाज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि 20 नंबर 9 जो क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर जो आपका आर फिल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो कमेटी जो है आपका एक कलेक्टिव नाउन है। जब कलेक्टिव नाउन के जो सदस्य जो होते हैं वो अलग अलग कार्य कर रहे थे, यानी कि कमेटी में कोई भी मेंबर्स जो है सब जो है अलग अलग काम करते हैं, सब एक जैसे काम नहीं करते, इसलिए जो है इनके विचार जो अलग होंगे, इसलिए यहाँ पर जो ये पुलर वर्ब की तरह काउंट होगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर यहाँ पर आपका फिल होगा। द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 30 है आपका ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश गिवन ए प्राइज। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट है, तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें इस्तेमाल होगा, आर, वेयर, इज या फिर हैव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इज। इसमें भी आपका जो ये हमेशा सिंगुलर की तरह काउंट होगा, अगर इच आ जाए तो ये हमेशा सिंगुलर की तरह काउंट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है इज, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल होगा इज का। और ऑफ द स्टूडेंट है, ये जो आपका जो ये अन्य जानकारी दे रहा है, एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इज। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज गिवन ए प्राइज, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें बताना है कि कौन सा मॉडल वर्ब का इस्तेमाल होगा, कैन, मे, शुड या फिर कुड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर, यानी कि शुड। तो शुड का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। यह शुड जो है यानी कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यह वाक्य जो यहाँ पर एडवाइस दे रहा है या फिर जो अपनी मोरल ड्यूटी को निभाने के लिए बोल रहा है, अपनी व्यक्त करने के लिए बोल रहा है, और इसमें जो शुड का प्रयोग एडवाइस या फिर ड्यूटी या जो ऑब्लिगेशन बताने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर इस्तेमाल किससे का होगा, शुड का इस्तेमाल होगा, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी वी यूज। तो किसी भी पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए कौन सा जो मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, किसी भी अगर एक्सप्रेस करना है पॉसिबिलिटी को, ऑप्शन है आपका मस्ट, माइट या फिर शुड या फिर नीड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइट। अगर पॉसिबिलिटी को आप बताना चाहे, एक्सप्रेस करना चाहे, तो आप माइट का इस्तेमाल करेंगे।
माइट का प्रयोग जो होता है पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और यह जो बताता है कि कोई भी कार्य हो सकता है, कोई भी कार्य यानी कि कोई भी काम जो हो सकता है और नहीं भी, यानी कि कार्य हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यही चीज़ें आपका पॉसिबिलिटी है। इसलिए जो आपका सही उत्तर है माइट है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है माइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ही डैश रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, यानी कि इसमें जो बताना है कि कौन सा आपका जो यहाँ पर खाली जगह पे चीज़ आएगा, कैन आएगा, मस्ट आएगा, कुड आएगा या फिर नीड आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुड का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर इसको पूरा अगर सेंटेंस पढ़े, यहाँ पर थोड़ा सा जुम हो रहा है, यहाँ पर ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, यानी कि जब यंग था तो वो जो है तेज़ी से दौड़ता था। ठीक है, तो इसको समझें। तो कुड का जो प्रयोग होता है वो पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए होता है, यानी कि पहले के भूतकाल की जो क्षमता है, कैपेसिटी जो पहले की थी, तो वो चीज़ें बताता है कुड। ठीक है, और जो है क्योंकि वाक्य में जो व्हेन ही वाज यंग दिया गया, इसलिए जो सही उत्तर कुड है, यानी कि यहाँ पर व्हेन ही वाज दिया गया तो ये जो पास्ट को बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा कुड का इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यू डैश नोट स्मोक हेयर प्रोहिबिशन, यानी कि इसमें आपको बताना है कौन सा फील होगा, शुड, मस्ट, मे या फिर मस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मस्ट। तो मस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि यू मस्ट नोट स्मोक हेयर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मस्ट नोट जो होता है, यानी कि मस्ट नोट को हम लोग जो ऐसे भी लिख सकते हैं मस्ट, इसके बाद नोट यहाँ पर जो इस तरह भी लिख सकते हैं मस्ट नोट को। ठीक है, तो मस्ट नोट का जो प्रयोग होता है यानी कि प्रोहिबिशन, यानी कि मनाही करने के लिए होता है, सख्त मना करने के लिए जो व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और इसका अर्थ है कि कोई भी कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कि कोई भी काम जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए जो आपका सही उत्तर होगा यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 है, डैश यू हेल्प मी, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट कर रहा है, अनुरोध कर रहा है, तो यहाँ पर जो है अच्छे पूर्वक जो है अनुरोध कर रहा है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, माइट, कुड, मस्ट या फिर नीड का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुड। कुड का जो प्रयोग होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, यानी कि विनम्र अनुरोध के लिए किया जाता है। और यह जो है कैन की तुलना में अधिक विनम्र है, यानी कि कैन की तुलना में ये जो कुड है ये अधिक विनम्र है, अच्छा जो सरल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुड यू हेल्प मी, ये आपका पूरा सेंटेंस बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पॉजिटिव डिग्री ऑफ बेटर इज, तो बेटर का जो पॉजिटिव डिग्री क्या है, बेस्ट, गुड, वेल या फिर नाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुड। तो गुड जो आपका पॉजिटिव डिग्री क्या है, तो गुड हो जाएगा, यानी कि बेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या है, तो गुड है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ कंपेरिजन में ये सभी चीज़ें आप लोग देखेंगे। पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो मूल बेस फॉर्म होता है, यानी कि बेस फॉर्म होता है। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, बेस फॉर्म होता है, जैसे कि गुड ये आपका पॉजिटिव डिग्री होगा, गुड से बनेगा बेटर और बेटर से बनेगा बेस्ट, गुड, बेटर और बेस्ट। तो इसमें जो पूछा गया था पॉजिटिव डिग्री पूछा गया था, तो बेटर का, तो ये आपका गुड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ हैप्पी इज। तो सुपरलेटिव डिग्री पूछा गया हैप्पी का क्या है, तो हैप्पियर, हैप्पीस्ट या फिर वेरी हैप्पी या फिर मोर हैप्पी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैप्पीएस्ट। तो हैप्पीएस्ट जो आपका ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो हैप्पी का जो कंपैरेटिव डिग्री हैप्पियर और जो सुपरलेटिव डिग्री हैप्पीस्ट होता है, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है हैप्पियर। ये जो आपका कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन इसका पूछा क्या गया है, सुपरलेटिव डिग्री पूछा गया, तो ये आपका हैप्पीएस्ट जो आपका सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 38 है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज। तो ब्यूटीफुल का जो कंपैरेटिव डिग्री क्या है, मस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल या फिर ब्यूटी या फिर ब्यूटीफुल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोर ब्यूटीफुल जो है कंपैरेटिव डिग्री है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। लंबे एडजेक्टिव यानी कि दो या दो से अधिक जो सेलेबल्स के वाले जो कंपैरेटिव डिग्री में जो मोर का प्रयोग किया जाता है, और जो इसलिए ब्यूटीफुल जो है मोर ब्यूटीफुल और मस्ट ब्यूटीफुल जो सही क्रम होगा, इसका जो सही जो क्रम होगा वो होगा मोर ब्यूटीफुल। ये आपका कंपैरेटिव डिग्री होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 39 है ही इज द डैश प्लेयर इन द टीम। तो वह जो है प्लेयर में, टीम में जो कौन सा प्लेयर है, गुड प्लेयर है, बेटर प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर या फिर मस्ट गुड प्लेयर है। तो इनमें बताना है खाली जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा चीज़ें फिल होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेस्ट। तो यहाँ पर जो बेस्ट आपका फिल होगा, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, यानी कि वो बेस्ट प्लेयर है
टीम में। और वाक्य में जो है द और इन द टीम का पूरे प्रयोग जो है समूह में तुलना दर्शाता है, यानी कि पूरे टीम में जो कंपेयर कर रहा है, और इसलिए यहाँ पर जो है सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। इसलिए जो है गुड के बाद आपका होता है बेटर, और बेटर के बाद आपका बेस्ट, तो इसलिए आपका जो है सबसे जो लास्ट वाला है बेस्ट, तो ये बेस्ट आपका फिल होगा यहाँ पर। तो ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दिस रोड इज डैश देन दैट वन, यानी कि यह जो रोड, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही शब्द इस्तेमाल होगा, नेरोवर, या फिर जो ऑप्शन सी आपका नेरोवेस्ट, या फिर ऑप्शन डी आपका मस्ट नेरो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेरोवर। तो द रोड इज नेरोवर देन दैट वन, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 41 है, कंबाइन ही इज ऑनेस्ट ही इज हार्ड वर्किंग, यानी कि दोनों को कंबाइन करना है, दोनों को जो आपको मर्ज करना है, दोनों को साथ में आपको ऐड करना है। ही इज ऑनेस्ट ही इज हार्ड वर्किंग, दोनों सेंटेंस को आपको ऐड करना है। तो ऑप्शन ए आपका जो सेंटेंस ऐड होके हो रहा है, ही इज ऑनेस्ट बट हार्ड वर्किंग। ऑप्शन बी आपका ही इज बोथ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। ऑप्शन सी आपका ही इज ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग। ऑप्शन डी आपका ही इज ऑनेस्ट बिकॉज हार्ड वर्किंग। तो और वाला तो पहले होगा ही नहीं, और का मतलब कि वह ईमानदार भी है और हार्ड वर्किंग भी, लेकिन यहाँ पर दोनों है, तो दोनों चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो सबसे जो बेटर है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही इज बोथ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, यानी कि वो ऑनेस्ट भी है, ईमानदार भी है, और हार्ड वर्किंग भी है, बहुत मेहनती भी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका मर्ज होकर कंबाइंड होकर ये बनेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ही फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम, तो यूज आफ्टर, तो इसमें आपको आफ्टर का इस्तेमाल करना है। तो कौन सा जो सेंटेंस है इसमें बेटर ढंग से यूज हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका आफ्टर ही फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम, जब उन्होंने काम किया तो फिर जो वो वापस घर चले गए, यानी कि इसके बाद ऑप्शन भी आपका आफ्टर ही वेंट होम ही फिनिश्ड द वर्क, जब वो घर चल गया इसके बाद जो अपने काम किया, इसके बाद ही वेंट होम आफ्टर वर्क फिनिश। ऑप्शन डी आपका वर्क फिनिश्ड आफ्टर ही वेंट होम। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आफ्टर ही फिनिश्ड द वर्क, जब काम पूरा हो गया तब जो वह घर चला गया, ही वेंट होम, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका आफ्टर का जो सही तरीके से यूज हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 43 है, ही वॉज इल ही अटेंडेड द मीटिंग कंबाइन विथ अल्थाउ, तो अल्थाउ के साथ जो इस्तेमाल करके इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, इन दोनों वाक्यों को आपको जोड़ना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, तो ऑप्शन ए आपका है अल्थाउ ही वॉज इल ही अटेंडेड द मीटिंग। ऑप्शन बी आपका ही वॉज इल अल्थाउ द ही अटेंडेड। ऑप्शन सी आपका ही अटेंडेड मीटिंग अल्थाउ, और ऑप्शन डी है आपका आई विल अल्थाउ ही अटेंडेड। तो इसमें जो सबसे बेटर है आपका ए नंबर आपका बेटर है, अल्थाउ ही वाज इल ही अटेंडेड द मीटिंग, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका कंबाइन होकर बेस्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 44 है, आई सॉ द बर्ड इट वॉज सिंगिंग, तो इसमें फिर से जो दोनों वर्ड को ही शायद कंबाइन करना है। आई सॉ द वर्ड विच वॉज सिंगिंग, ऑप्शन बी आपका आई सॉ द वर्ड इट वॉज सिंगिंग। ऑप्शन सी आपका आई वर्ड सॉ सिंगिंग, और ऑप्शन डी आपका वर्ड सिंगिंग आई सॉ। तो इसमें जो सबसे बेस्ट है, तो बेस्ट आपका ए नंबर ही है, आई सॉ द वर्ड विच वॉज सिंगिंग, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका बेटर कंबाइंड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 45 है, ही रैन फास्ट ही मिस्ड द ट्रेन, तो इसमें काउज पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते पहले, ही रैन फास्ट बिकॉज ही मिस्ड द ट्रेन, वो तेज़ी से दौड़ा है क्योंकि वो ट्रेन मिस हो चुका है। या फिर ऑप्शन बी आपका बिकॉज ही रैन फास्ट ही मिस्ड द ट्रेन। ऑप्शन सी आपका है ही मिस्ड द ट्रेन बिकॉज ही रैन फास्ट, और ऑप्शन डी जो आपका है ही फास्ट रैन मिसिंग ट्रेन। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही, यानी कि ही रैन फास्ट बिकॉज ही मिस्ड द ट्रेन, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मैनी वोवेल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में जो कुल कितने वोवेल साउंड्स होते हैं, यहाँ पर वोवेल नहीं पूछा गया, वोवेल के साउंड्स को पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो आपका 5 है, ऑप्शन बी आपका 26, ऑप्शन सी आपका 20, और ऑप्शन डी आपका 44। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20। तो वोवेल जो साउंड होते हैं टोटल जो 20 होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो कितने साउंड होते हैं वोवेल साउंड, तो इंग्लिश होते हैं। और यहाँ पर जो वोवेल नहीं पूछा गया, वोवेल जो होते हैं आपके 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। यहाँ पर वोवेल के साउंड को पूछा गया, तो वोवेल साउंड आपके 20 होते हैं, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका
47 है, द साउंड, यहाँ पर जो ये सिंबल है तो इनका साउंड क्या होता है। तो ये यहाँ पर जो सिंबल चीज़ दिया गया इसे हम लोग जो मैथ में जो इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, लेकिन फिलहाल जो इसका जो साउंड पूछा गया है, इस जो सिंबल का साउंड क्या आता है। द साउंड, ये सिंबल जो है इज रिप्रेजेंटेड इन द वर्ड, तो वर्ड में इसका साउंड क्या आएगा, शिप, जार, कैट या फिर डॉग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिप। और ये जो सिंबल ये साउंड देता है एसएच का, ये साउंड देता है। तो एक जो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड है ये, और जिसे जो सामान्यतः एसएच साउंड देता है ये वाला सिंबल। जब भी ये सिंबल देके पूछे तो आप जो एसएच का टिक करेंगे, और कोई एसएच वाला वर्ड स्टार्ट हो रहा है और आपको जो ऑप्शन में सिंबल देखने को मिले तो आप ये इस वाले सिंबल पे आप टिक करेंगे। इसी तरह और भी सिंबल का इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि एक सिंबल होता है डी, इस तरह का होता है, और ये जो होता है ये एक होता है सी के जगह पे, यहाँ पे जैसे कि कैट का इस्तेमाल हो रहा है तो इसके जगह पर हम लोग के इस्तेमाल करते हैं सी के जगह। तो और भी क्वेश्चन होंगे तो इसके रिलेटेड और भी बताऊंगा। फिलहाल चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, द फोनेटिक सिंबल, जो कि आपका यहाँ पर थीटा है, तो रिप्रेजेंट्स दैट साउंड इन। तो ये जो सिंबल है तो ये किस साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए आपका दिस, ऑप्शन बी आपका थिंग, और ऑप्शन सी आपका दैट, और ऑप्शन डी आपका दे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थिंग। तो ये जो आपका ये जो सिंबल है ये इस साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो आपका जो है ये सिंबल, इसको हम लोग, वैसे तो सिंबल का नाम थीटा है, लेकिन ये जो आपका वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड है जो थिंग हो या फिर दैट का जैसे शब्दों में प्रयोग होता है, जबकि दिस हो या फिर दैट और दे में जो अलग वॉइस साउंड का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 49 है, द कॉन्सोनेंट साउंड, और ये यहाँ पर फिर से एक सिंबल आ गया है, तो इसमें अपीयर्स इन, तो ये कॉन्सोनेंट जो साउंड है इस किस में अपीयर है, किस में ये मौजूद है, किस शब्द में ये पाया जाता है। ए आपका ऑप्शन है मेजर, ऑप्शन बी आपका चर्च, ऑप्शन सी आपका पेन, और ऑप्शन डी आपका है कीप। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो करेक्ट आंसर होगा मेजर, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर। ये जो आपका ये साउंड जो है इस तरह का जो सिंबल है, कुछ थ्री जैसा बन रहा है, लेकिन ये थ्री है नहीं, ये थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बनाने में। तो ये जो है एक वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड है, या जो मेजर या फिर प्लेजर या फिर विजन जैसे शब्दों में सुनाई देता है। मेजर हो, प्लेजर हो या फिर जो है विजन हो, इस शब्दों में सुनाई देता है। और चर्च में जो इस्तेमाल होता है चर्च में लिए टी, और जो इस तरह का सिंबल इस्तेमाल होता है चर्च के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 50 है, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो कितने कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट साउंड बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 24। तो कितने कॉन्सोनेंट साउंड है, तो 24 है, यानी कि 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। और वोवेल साउंड था आपका 20। तो इस तरह ये दो क्वेश्चन थे साउंड के रिलेटेड। वोवेल साउंड आपसे पूछा गया था ऊपर में, और यहाँ पर जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड पूछे गए, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 24। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये 50 क्वेश्चन जो पूछे गए थे एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन था 2023 से 27, उसमें पूछे गए क्वेश्चन थे। इनके आंसर के बारे में हम लोगों ने बात किया। और आप लोग जो इस वीडियो को कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार से ज़रूर देखें, यानी कि 2 बार जो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।